Hello friend, my name is Dr. Rajiv Ranjan Sharma, Department of Commerce, मड़वाड़ी कॉलेज, रांची। आज का वीडियो बीकॉम सेमेस्टर 4 के कोर पेपर 9 में यूनिट 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में पार्ट 1 में बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया गया है, जिसको कि मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और इसी शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या परफॉर्मा होता है और उसको कैसे तैयार करते हैं, ये दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग किस तरीके से तैयार करते हैं, इसमें किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनकम हुआ है उसमें से एक्सपेंडिचर, सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट पता लग जाता है उस साल का। कंपनी में भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कंपनी का जितना भी रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू में से हम लोग सारे एक्सपेंसेस घटा देंगे, जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ होंगे उसको घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। अब इसमें 3 वर्ड आया है, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। तो इसके बाद हम लोग एक्सेप्शनल आइटम को माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस करेंगे, फिर टैक्स को माइनस करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक होता है, उसको भी हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे, उसको भी जोड़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वही हमारा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि पार्ट 2 में दिया गया है ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में, उसको डिटेल में देखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये परफॉर्मा कैसा होता है और इसको कैसे हम लोग तैयार करते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 2 फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम, फिर नीचे लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी है 31 मार्च, जो भी साल होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे, इन लाख में है, इन थाउजेंड में है, क्या है सो लिखेंगे। फिर पहला कॉलम बड़ा सा बनाएंगे पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर नोट नंबर, फिर यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट। 2 साल का अमाउंट दिया का कॉलम बनाया जाता है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ करंट ईयर का ही दिया रहता है, यदि बनाने के लिए आएगा तो परीक्षा में। अब इसको हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ अभी हेडिंग बता रहा हूँ, इसके बीच में मैं समझाने के लिए आइटम को लिख दिया हूँ। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितने भी प्रकार का कंपनी के नॉर्मल एक्टिविटी को करने से, सामान को बेचने से, सर्विस देने से जो इनकम होता है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा अदर इनकम, और भी कोई इनकम है, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो तीसरा जो हमारा आएगा उसको हम लोग कहेंगे टोटल रेवेन्यू। 1 और 2 को जोड़ देंगे तो टोटल रेवेन्यू।
ये हमारा टोटल इनकम हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे खर्चा को घटाएंगे। तो चौथा नंबर आता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में कौन कौन सा आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, फिर आएगा फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, फिर आएगा अदर एक्सपेंसेज। इन सारे को जोड़ करके हम लोग घटा देंगे तो हमारा आएगा, उसको हम लोग कहेंगे 5 नंबर में प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ये 3 आइटम है, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स। अब उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम को घटाएंगे, छठा नंबर तो हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर इसमें से अब हम लोग घटाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटा देंगे तो वो जो प्रॉफिट आएगा 9 नंबर, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स घटाएंगे तो टैक्स एक्सपेंसेस घटाएंगे। टैक्स 2 तरीके का हो सकता है, करंट ईयर टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इसको घटा देंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये प्रॉफिट हमारा आ गया। अब इस प्रॉफिट में यदि कोई हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, जैसे 11 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कोई दूसरे बिजनेस है जो हमारे साथ में चल रहा था उसको बंद कर दिए हैं, वो उसको लिखेंगे। और इसमें से टैक्स एक्सपेंसेस डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, इसी में जो टैक्स वगैरह वो घटा देंगे तो ये इनकम को भी इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो वो आएगा प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। ये आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में बांटेंगे तो एक बेसिक होता है, दूसरा डाइल्यूटेड। अब आइए इन सारे हेड को हम लोग डिटेल में देखते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पहला पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आ सकता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो हम सामान बनाकर बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, इसमें अदर ऑपरेटिंग सर्विसेज, ये सब हम लोग जोड़ देंगे। इसमें एक्साइज ड्यूटी हम लोग माइनस कर देंगे तो वो हमारा आएगा, वो 1 नंबर का टोटल हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको 1 नंबर पॉइंट देंगे, इसका कैलकुलेशन अलग से दिखलाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट दिखलाएंगे। दूसरा अदर इनकम। अदर इनकम में हम लोग क्या करेंगे, अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट इनकम, कोई इंटरेस्ट हमको मिल रहा है कहीं से तो वो इनकम यहाँ पर आएगा। इफ़ नॉट फिनेंशियल कंपनी, यदि फिनेंशियल कंपनी नहीं है तब इंटरेस्ट इनकम हमारा अदर इनकम में आएगा। उसी प्रकार डिफरेंट सिक्योरिटीज परचेज किए हुए शेयर्स वगैरह तो उसमें डिविडेंड इनकम, नेट गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने में यदि प्रॉफिट हुआ है तो इसको जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो घटा देंगे। उसी प्रकार अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तब 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा नंबर आएगा टोटल रेवेन्यू 1 + 2। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेज घटाना शुरू करेंगे तो एक्सपेंसेज में पहला होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इस पॉइंट में क्या क्या आएगा इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो भी मटेरियल परचेज किए हैं सो, और इसमें जोड़ेंगे कैरेज इनवार्ड, भाड़ा जो लगेगा उसको जोड़ देंगे। इस सब को टोटल करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा कि हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम का जो जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे और इसका ये कैलकुलेशन हम लोग नोट नंबर में देंगे, यहाँ नोट नंबर देंगे, अमाउंट यहाँ पर देंगे। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉक जो परचेज किए तो कौन कौन प्रकार का हो सकता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड refers to goods purchased normally with the intention to
रीसेल। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये हो गया कि यदि कोई बना बनाया सामान हम खरीद रहे हैं सिर्फ बेचने के लिए, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, बना हुआ सामान खरीद करके उसको बेच दे रहे हैं, तो वो हमारा आएगा परचेज इन स्टॉक में। यदि कोई सामान परचेज करके उसको फर्दर उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके ऐड करके जोड़ रहे हैं तो वो इसमें नहीं आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में ऐसा सामान जो कि परचेज इस नियत से किया गया है कि उसको उसी रूप में बेच देना है। फिर नेक्स्ट आएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वन वर्क्स इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब फिनिश गुड्स हमारा शुरू में कितना था और अंतिम में कितना था, वर्क इन प्रोग्रेस शुरू में कितना था और अंतिम में कितना था, और स्टॉक इन ट्रेड शुरू में कितना था और अंतिम में कितना था। तो इसका मतलब हो गया, इसको कहते हैं दिस रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। द डिफरेंस शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब मान लिया इसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे है हमारा फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना था, जो डिफरेंस आएगा प्लस में आएंगे तो प्लस में दिखलाएंगे और नेगेटिव में आएगा तो ब्रैकेट करके दिखलाएंगे। उसी प्रकार वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, दोनों का डिफरेंस दिखलाएंगे। उसी प्रकार स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना था, ये हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे। हमारा जानते हैं कि स्टॉक 3 प्रकार का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है और स्टॉक इन ट्रेड का हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसेज है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। तो एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में हम लोग क्या क्या दिखलाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में सैलरी एंड वेजेज आएगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो दिखलाया जाएगा। एक्सपेंसेज ऑन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब एक्सपेंसेज ऑन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब हो गया, कंपनी बहुत बार अपने कर्मचारियों को ये प्रमोट करती है कि आप कंपनी का शेयर परचेज करके ओनर्स इक्विटी में शामिल होइए। इसके लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट रेट से कम रेट पर शेयर अपने एम्प्लॉय को अलॉट करती है, तो इसमें जो भी खर्च आएगा वो खर्च इसमें आएगा। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज, कंपनी द्वारा अपने स्टाफ के वेलफेयर में जो खर्च किया गया है वो सारा खर्च आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में। उसका भी डिटेल हम लोग नोट नंबर अलग दे करके यहाँ पर पॉइंट देंगे। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है बाहर से लोन वगैरह लेने में क्या हमको खर्च आया है, जैसे लोन लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, अदर बोरोइंग कॉस्ट, एप्लीकेबल नेट गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सचेंज डिफरेंस। फॉरेन करेंसी को क्या है कि लाने और ले जाने में बोरोइंग करते हैं तो उसके इंटरनल वैल्यू या उसका एक्सचेंज रेट वैल्यू में अंतर आ जाता है। इसके कारण यदि कोई लॉस हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, कंपनी के पास जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो सारे फिक्स असेट्स पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो भी रेट दिया रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे। फिर है एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज होता है इनटेंजिबल असेट्स के संबंध में, जैसे गुडविल को यदि राइट ऑफ करना है जैसे 5 साल 6 साल में, तो जितना हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ intangible assets। जैसे एक कंपनी हैज टू डिस्क्लोज डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स असेट्स एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स अंडर दिस हेड, इस हेड में दिखलाना है। नेक्स्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज में हमारा आ जाएगा जितने भी प्रकार के अन्य खर्चा, जैसे कंजम्पशन ऑफ स्टॉक एंड स्पेयर पार्ट्स जो कंटिन्यूसली कंज्यूम होता है, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर्स टू बिल्डिंग मशीनरी, रेंट, इंश्योरेंस, रेंट एंड टैक्सेज, ये सारा ये जितने भी प्रकार रेंट एंड टैक्सेज। फिर लास्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेज।
ये जितने भी प्रकार के खर्च है ये खर्च हमारा किसके अंतर्गत आएगा, अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो इन सारों को हम लोग अलग वर्किंग नोट नंबर में अलग से दिखला करके टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखलाएंगे और नोट नंबर दे देंगे। अब ये जितने भी प्रकार के खर्च है सबको हम लोग टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे, घटा देंगे रेवेन्यू से, तो वो जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, इसको याद रखना है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ये प्रॉफिट ये तीनों खर्च घटाने के पहले का है। तब बारी बारी से एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स को घटाएंगे। सबसे पहले घटाएंगे एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम किसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर आइटम एंड एक्सचेंज इन accounting policy has referred to such item, write down the investment to not realizable value, legislative changes having respective application, litigation settlement, other revenue provisions। एक्सेप्शनल आइटम में आता है जैसे हमने अपना इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया है और उस समय जो पॉलिसी था अभी वो पॉलिसी चेंज हो गया है बैक डेट से चेंज हो गया है, तो इसके कारण कुछ खर्च हमारा बढ़ जा रहा है। पॉलिसी चेंज हो जाने के कारण, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज हो जाने के कारण, या कोई नियम में बदलाव कर देते हैं हम खुद अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और इसको लागू करने की तिथि हम मानते हैं कि ये पिछले साल से लागू होगा, तो उस प्रकार हमको देखना होगा कि उसमें कुछ डिफरेंस आ जा रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तो उस प्रकार के लॉस को हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे, उसको एक्सेप्शनल आइटम में आएंगे। जैसे लेजिस्लेटिव चेंज हो गया, लिटिगेशन सेटलमेंट करने में हमको कुछ खर्च हो गया, अदर रिलीवेंट प्रोविजन यदि किए हैं तो वो हमारा सारा एक्सेप्शनल आइटम में आएगा, अपवाद स्वरूप वो आइटम में आएगा, तो वो खर्च को हम लोग घटा देंगे इससे। तो हमारा आएगा 7 नंबर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब इसमें हम लोग किसको घटाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारा क्या होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दैट क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेज एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर फ्रीक्वेंटली। इस प्रकार के आइटम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहेंगे, जो कभी कभी हो जाता है, लगातार नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली इसकी होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे लॉस बाय फायर, आग के द्वारा कुछ नुकसान हो गया हो, लॉस बाय अर्थक्वेक, इस प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो तो उसको हम लोग इसमें दिखलाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। इसको अभी कैलकुलेशन अलग दिखा करके नोट नंबर दे करके अमाउंट यहाँ पर दिखलाएंगे। अब इसको घटाने के बाद 9 नंबर जो हमारा आएगा उसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये घटा देंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम लोग को क्या बचाना है, टैक्स माइनस करना है। तो टैक्स एक्सपेंसेज हमारा 2 प्रकार का होगा। करेंट ईयर टैक्स, करेंट ईयर का जो भी टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को चुकाना है उस टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर दिखलाएंगे। और डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स जो है टाइम डिफरेंस के कारण अराइज होता है। कोई टैक्स जो है हमारा बकाया हो गया क्योंकि जो हम असेसमेंट किए थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसमेंट किया है उसमें अंतर हो गया है, तो हमको पिछले साल का कुछ टैक्स बकाया रह गया है तो उस टैक्स को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये जो हमारा टैक्स एक्सपेंसेज है, करंट ईयर टैक्स और डेफर्ड टैक्स, इस दोनों को जोड़ लेंगे, ये हमारा टोटल टैक्स हो जाएगा। तो ये टैक्स को यदि हम लोग घटा देंगे इसमें से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो हमारा 11 नंबर आएगा, या तो प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का हमारा प्रॉफिट आ गया। इसको अब यहाँ तक हम लोग टोटल करके यहाँ पर बंद कर देंगे। अब इसमें हम लोगों को एक और प्रकार का इनकम जोड़ना पड़ सकता है। जैसे मान लिया कंपनी का बहुत सारा कंपनी के साथ अटैचमेंट है, या उसका अमलगमेशन किए हुए, या किसी कंपनी को होल्ड किए हुए है, या बहुत सारा यूनिट उसका और भी चल रहा है, और उसमें से किसी को वो अपने से अलग कर दे रहा है,
या उसको डिसकंटिन्यू कर दे रहा है। तो अपने से अलग कर दे रहा है, डिसकंटिन्यू कर दे रहा है, इसका मतलब उसका लिक्विडेशन कर दे रहा है। लिक्विडेशन कर रहा है अपने साथ जुड़े हुए किसी कंपनी को, किसी होल्डिंग कंपनी को, या अपने साथ किसी जुड़े यूनिट को, तो उसके एसेट्स को बेचेगा और एसेट से जो पैसा मिलेगा उससे वो लायबिलिटी का भुगतान करेगा। तो उसी को कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो उस प्रकार के बिजनेस से यदि कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से हम लोग घटाएंगे 13 नंबर टैक्स एक्सपेंसेज ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मान लिया इसमें हमारा 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से और इसमें टैक्स हमको देना पड़ा 2 लाख, तो 8 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये हमारा ये एक अलग प्रकार का इनकम हो जाएगा। ये इनकम जो है, ये इनकम को कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो इनकम है, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का इनकम हो गया, ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का इनकम हो गया। ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का और ये जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लोग निकाले थे, इस सभी को हम, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 11 और 14 को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड। मतलब यही टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो गया, जो प्रॉफिट को डिवाइड किया जा सकता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के बीच में। अब इसको निकालना होगा कि अर्निंग पर शेयर कितना हुआ। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है, सिंपल तरीका है, जो भी प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ शेयर से यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला ये हमको पता लग जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर को हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट आया है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वेटेड एवरेज कर रहे हैं कि मान लिया साल के बीच में कोई शेयर होल्डर बना है, 6 महीना रहा, 7 महीना, 8 महीना, तो उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। और नहीं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा बेसिक डिविडेंड। अब डाइल्यूटेड में क्या होता है, इसी प्रॉफिट में यदि हम लोग इक्विटी शेयर, बोनस शेयर इशू किया गया उसको भी जोड़ लेते हैं, या कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स भी यदि है वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर हो गया है, तो इस तीनों को जोड़ करके टोटल प्रॉफिट में से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा डाइल्यूटेड निकल जाएगा। बस इतना ही इसको हम लोगों को करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा टोटल 16 पॉइंट तक होता है, ठीक है। तो ये 16 पॉइंट तक हम लोग को याद रखना है कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसी के आधार पर हमको कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ सकता है। यदि तैयार करना नहीं भी पड़े, प्रश्न क्वेश्चन में नहीं आता है, ज़्यादातर केस में बैलेंस शीट ही आता है, फिर भी कंपनी के बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने के लिए ये परफॉर्मा याद करना और बनाना बहुत आवश्यक है। एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कंपनी के बैलेंस शीट और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये परफॉर्मा जो है, परफॉर्मा के साथ डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने समझाने का कोशिश किया है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया होगा किसी पॉइंट पर तो कमेंट करेंगे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।